Hello, today we'll be starting with our new topic, which is chi-square test for independence of attributes. In the previous videos, I have taught you the chi-square test goodness of fit, in which we have seen fitting of binomial distribution, fitting of Poisson's distribution. Also, I have taught you how we can fit a normal distribution. Here in today's video, we'll be dealing with the examples based on the independence of attributes, chi-square test. Now the first question is, a sample of 400 undergraduate and 400 students of postgraduate classes was taken to know their opinion about autonomous colleges. 290 of the undergraduate and 310 of the postgraduate students favored the autonomous status. Present these facts in the form of a table and test at 5% level of significance that the opinion regarding autonomous status of colleges is independent of the level of classes of students. अभी यहाँ क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करिए. सेकेंडली ऐसा भी कहीं पे मेंशन नहीं है कि इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स से आपको ये सॉल्व करना है. तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट? तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एक दिया है हमें, एंड सेकेंड थिंग गिवन टू अस इज कि फेवर्ड और अनफेवर्ड ओपिनियन की बात करें तो फेवर्ड और अनफेवर्ड होगा, बिकॉज फेवर्ड दिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अनफेवर्ड. इसका मतलब देर आर टू एट्रीब्यूट्स एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. वन एट्रीब्यूट इज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड अनदर वन इज फेवर्ड एंड अनफेवर्ड. सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज़ करना है. काई स्क्वायर टेस्ट क्यों यूज़ करना है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी दे दी गई है आपको. इट इज़ गिवन कि 400 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, 400 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, दैट इज़ सम फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन टू यू. तो इसके पहले भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है कि जब भी फ्रीक्वेंसी हमें देते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज़ काई स्क्वायर टेस्ट. तो अभी बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, वी नीड टू प्रिपेयर अ कंटिजेंसी टेबल. ये जो टेबल मैंने प्रिपेयर करके रखा है दैट इज़ नोन एज अ कंटिजेंसी टेबल. इस टेबल में हमें वो एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉलम में लिखा है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, एंड फिर सेकेंड कॉलम में मैंने लिखा है फेवर्ड, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतने स्टूडेंट्स फेवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, दे विल नॉट फेवर, मतलब अनफेवर्ड में लिख दिया मैंने. तो सबसे पहला काम है आपको एक टेबल बनाना है. दिस टेबल इज़ नोन एज द कंटिजेंसी टेबल. फिर आपको टोटल लिखना है. टोटल दो जगह पे आएगा, एक तो लास्ट कॉलम में आएगा एंड सेकेंड आएगा आपका लास्ट रो में. तो यहाँ पे कॉलम में मैंने टोटल लिखा हुआ है और रो में भी हम लास्ट में टोटल लिख देंगे. तो हमारे पास ये कंटिजेंसी टेबल तैयार हो गया है. अभी इसके अंदर हमें जो भी वैल्यूज़ दी है वो हम लोग लिखते हैं. 400 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर गिवन टू मी एंड 400 स्टूडेंट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट. अभी 400 जो दिया है वो मुझे टोटल वैल्यू दी है. फेवर्ड अनफेवर्ड कितने हैं वो नहीं पता है अभी, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, अंडर ग्रेजुएट वाली रो में उसका टोटल लिखना है और पोस्ट ग्रेजुएट वाली रो में उसका टोटल लिखना है. दैट इज़ 400 हमने लिख लिया. अभी 290 ऑफ अंडर ग्रेजुएट वो क्या कर रहे हैं, इस डिसीजन को, ऑटोनॉमस स्टेटस को फेवर कर रहे हैं. तो 290 हमने लिख लिया फेवर्ड वाले कॉलम में, और 310 ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फेवर्ड द ऑटोनॉमस स्टेटस. मतलब पोस्ट ग्रेजुएट फेवर्ड वाले कितने हैं, 310. अभी दिस प्लस समथिंग इज इक्वल टू 400 हो जाएगा. तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, मतलब सिंपल आपको क्या करना है, 400 माइनस 290 करिए तो मुझे अनफेवर्ड वाले कितने स्टूडेंट्स हैं उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो अनफेवर्ड वाले कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो इट विल बी 110. वैसे ही 310 प्लस सम वैल्यू इज़ इक्वल टू 400. तो 400 में से 310 को मैंने माइनस कर लिया, तो कितना बच जाएगा मेरे पास, इट विल बी 90. इसका मतलब मुझे अनफेवर्ड वाली दोनों वैल्यूज़ मिल गई. फर्स्ट वन फॉर अंडर ग्रेजुएट इट इज़ 110, एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो डिसीजन को अनफेवर कर रहे हैं वो क्या है, वैल्यू मेरी 90. और ये टेबल में आप ऊपर क्या लिख लेंगे कि इट इज़ द ओपिनियन अबाउट ऑटोनॉमस कॉलेजेस.
अब मुझे फेवर का टोटल फेवर की कॉलम में लिखना है। फेवर का टोटल कैसे करेंगे, तो 290 प्लस 310 करना है। देन अनफेवर्ड का टोटल कैसे करना है, तो 110 प्लस 90, सो इट विल बी 200। फिर 600 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 800। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि जो आपका कॉलम वाइज टोटल है एंड रो वाइज टोटल है, दैट इज़ ऑलवेज द सेम। दैट इज़ कॉलम में आपने देखा 400 प्लस 400 है, एंड रो वाइज टोटल की बात करूँ तो वो कितना है, 600 प्लस 200 है। तो दोनों ही तरफ से कितना हो रहा है, 800। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये टेबल बनाना। इसके बाद के तो हमारे जो स्टेप्स है दे आर द सेम। फर्स्ट वन इज़ नल हाइपोथेसिस H0। उसमें क्या लिख लेंगे हम लोग कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड ओपिनियन, दैट इज़ टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि chi-square टेस्ट में हम लोग सिर्फ सेंटेंस लिखते हैं, वी आर नॉट कंपेयरिंग एनी पैरामीटर्स। अभी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो H1 में क्या लिख लेना है, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड ओपिनियन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 हो जाएगा, जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी एक नई जो चीज़ आ रही है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन पता होना ज़रूरी है। तो वो हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। AI इंटू BJ अपॉन N। अभी AI इंटू BJ, तो ये AI क्या है, I जो है हमारा वो रो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड J जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग कॉलम। तो यहाँ पे आपको जैसे कि रो वाइज हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर ग्रेजुएट वाला फर्स्ट रो, दैट इज़ A1 वहाँ पे लिखना है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट वो होगा मेरा सेकेंड रो, तो वहाँ पे A2 लिखा। फिर B1 एंड B2, मतलब फेवर्ड वाला दैट इज़ माई फर्स्ट कॉलम, एंड अनफेवर्ड दैट इज़ माई सेकेंड कॉलम, तो वहाँ पे मैंने B1 B2 लिख लिया। अभी क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसीज़ हमें दी होती है दैट इज़ वो क्या होता है, इट इज़ द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज गिवन विच इज़ F0। आप ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ को इस ऑर्डर में लिखेंगे अपने टेबल में, विच इज़ 290 विल बी योर फर्स्ट, 110 सेकेंड, फिर 310 थर्ड वन, और 90 विल बी फोर्थ वन। तो ऐसे आपने टेबल में लिख लिया ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरा कॉलम बनता है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप जब भी लिखे तब आपको उसकी फॉर्मूला लिख लेनी है, विच इज़ AI BJ अपॉन N। दिस इज़ आवर फोर्थ स्टेप विच इज़ द टेस्ट स्टेटिस्टिक। उसमें हमें ऐसा टेबल बनाना है which is observed frequency, expected frequency and F0 minus FE whole square upon FE। ये मेरा थर्ड कॉलम बन जाएगा। अभी सिंपली हमें क्या करना है ये देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ कैसे फाइंड करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, सो ध्यान से समझिएगा। 290 जिसे है मेरा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, मुझे इक्वेशन यूज़ करना है विच इज़ FE इज़ इक्वल टू AI BJ अपॉन N। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जब भी टेबल बना रहे हैं तो आप टेबल में ये इक्वेशन लिख लेंगे कि FE इज़ इक्वल टू AI इंटू BJ अपॉन N। अभी हमारा ओपिनियन अबाउट ऑटोनॉमस कॉलेज वाले टेबल पे वापस आ जाते हैं। 290 के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे FE की वैल्यू। तो 290 के लिए अगर FE की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट मीन्स AI इंटू BJ वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि फर्स्ट रो का टोटल लीजिए, उसको फर्स्ट कॉलम के टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँगी तो 290 वाला जो है उसकी रो का टोटल इनटू उसकी कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय n। वैसे ही 110 की बात करें तो उसकी रो का टोटल इनटू उसकी कॉलम का टोटल, उसकी रो का टोटल मतलब 400 हो जाएगा, उसकी कॉलम का टोटल विच इज़ 200 डिवाइडेड बाय n हमारा कितना है टोटल 800 जो है दैट इज़ योर कैपिटल N। सो 110 वाले के लिए अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 400 इंटू 200 अपॉन 800। 290 वाले के लिए अगर मैं लिखूँगी तो क्या लिखूँगी 400 इंटू 600 अपॉन 800। अब देख लेते हैं 310 के लिए कैसे लिखेंगे, तो उसकी रो का टोटल इनटू उसकी कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय 800। ये कर तो हम AI इंटू BJ अपॉन N ही रहे हैं, बट जब भी आप टेबल पे से देख रहे हैं तो सिंपली आपको क्या देखना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी मैं ले रही हूँ उसकी रो का टोटल इनटू उसकी कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय
जो कैपिटल N है वो करना है आपको। अभी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कैलकुलेटर में फाइंड करके कि जैसे कि 290 के लिए अगर हम फाइंड करें तो 290 के लिए उसकी रो का टोटल विच इज़ 400, उसकी कॉलम का टोटल कितना है 600, तो 400 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 800 जो कि मेरा कितना हो रहा है, इट इज़ कमिंग एज 300। तो ये मुझे मेरी फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई। अभी वैसे ही मैंने आपको बताया कि हम किसके लिए फाइंड करना है हमको, सो वी नीड टू फाइंड फॉर 110 के लिए उसकी रो का टोटल इंटू उसकी कॉलम का टोटल विच इज़ कितना है 400 इंटू 200 डिवाइडेड बाय n हमारा है 800, सो इट इज़ कमिंग एज 100। देन 310 के लिए बात करें तो 310 के लिए क्या होगा, उसकी रो का टोटल इंटू उसी की कॉलम का टोटल लेना है हमें विच इज़ 400 इंटू 600 अपॉन 800। और सेम वे 90 के लिए भी क्या होगा, उसकी रो का टोटल इंटू उसकी कॉलम का टोटल विच इज़ 400 इंटू 200 अपॉन 800। तो ये सारी वैल्यूज़ मुझे मिल गई। अभी लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है, एफ़ नॉट माइनस एफ़ ई होल स्क्वायर अपॉन एफ़ ई। एफ़ नॉट क्या है मेरा 290, फर्स्ट वाली की बात कर रही हूँ मैं, तो 290 माइनस 300 होल स्क्वायर कर लेना है डिवाइडेड बाय 300। सो फर्स्ट वैल्यू वी गेट इट एज 0.33। वैसे ही अगर हम सेकेंड वैल्यू देखेंगे तो सेकेंड वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, एफ़ नॉट माइनस एफ़ ई होल स्क्वायर करना है अपॉन एफ़ ई। एफ़ नॉट है मेरा 110 माइनस 100 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 विच कम्स एज 1। सेम वे थर्ड वाली वैल्यू हो जाएगी 310 माइनस 300 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 विच इज़ कमिंग सेम 0.33। और वैसे ही 90 माइनस 100 होल स्क्वायर अपॉन 100 वो भी कितना आ रहा है 1। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें टोटल कर लेना है। लास्ट कॉलम की जो मेरी वैल्यूज़ आई है उसका टोटल करेंगे। तो लास्ट कॉलम की वैल्यूज़ देखें तो क्या है मेरी वैल्यूज़ 0.33, 1, 0.33 एंड 1। तो इन चारों वैल्यूज़ का हमें टोटल करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ़ नॉट माइनस एफ़ ई होल स्क्वायर अपॉन एफ़ ई। इन चारों का अगर टोटल करें तो वो कितना हो जाएगा, इट इज़ 2.66। तो अभी मुझे काई स्क्वायर मिल गया। दिस वॉज माई फोर्थ स्टेप विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक। यहाँ से मुझे काई स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 2.66। अभी 2 स्टेप्स बाकी है हमारे, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको नया इक्वेशन याद रखना पड़ेगा न्यू फाइंड करने के लिए विच इज़ न्यू इज़ इक्वल टू r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। ये r क्या है, तो r इंडिकेट्स नंबर ऑफ़ रोज़ एंड c इंडिकेट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यहाँ पे अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ रोज़ मेरी कितनी है, तो यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेरे कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है। आपको कभी भी टोटल वाला कॉलम और टोटल वाली रो यहाँ कंसिडर नहीं करनी होती। यू जस्ट नीड टू कंसिडर दिस 2 विच इज़ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, तो 2 रोज़ हो गई। कभी भी ये गलती मत करिएगा जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया कि फेवर्ड अनफेवर्ड एंड टोटल, नहीं, आपको टोटल वाला कभी कंसिडर नहीं करना है। द नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर यू आर 2 विच इज़ फेवर्ड एंड अनफेवर्ड। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर न्यू इज़ इक्वल टू r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरी कितनी हो जाएंगी, r माइनस 1 दैट इज़ 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 1 होगा। अभी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, उसमें वैल्यू आपको कैसे देखनी है, वर्टिकली जो आपको वैल्यूज़ दे रखी है वो न्यू की वैल्यू है एंड हॉरिजॉन्टली जो आपको वैल्यूज़ दे रखी है वो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा है। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.05 उस पर वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3.84। तो मेरा काई स्क्वायर 0.05 फॉर न्यू इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, इट इज़ कमिंग एज 3.84। ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू हो गई। क्रिटिकल वैल्यू आई है हमारी 3.84 और
जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से हमने वैल्यू फाइंड की विच इज़ आर कैलकुलेटेड वैल्यू, वो कितनी है? इट इज़ कमिंग एज 2.66। तो डिसीजन में क्या हो जाएगा? हमारा काई स्क्वायर जो है इट इज़ लेस देन काई स्क्वायर 0.05, और जब भी काई स्क्वायर इज़ लेस देन काई स्क्वायर 0.05 we say that the null hypothesis is accepted at 5% level of significance. That is, हमने जो null hypothesis में सेंटेंस लिखा था वही सेम लिख लेना है. There is no relation between the classes of students and opinion. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? यू नीड टू प्रिपेयर अ कंटिजेंसी टेबल. उसके बाद आपको सारे 6 के 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें 4th स्टेप विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक, उसमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा विच इज़ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड F0 माइनस FE होल स्क्वायर अपॉन FE. अभी एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू येट्स करेक्शन. So 2 batches each of 12 animals are taken for a test of inoculation. One batch was inoculated and the other batch was not inoculated. The number of dead and surviving animals are given in the following table for both the cases. Can the inoculation be regarded as effective against the disease? Make Yates correction for continuity of chi-square. Inoculation means vaccination. So here Yates correction for continuity of chi-square ऐसा बोला गया है हमें. एंड इट इज़ आस्क्ड टू अस कैन द इनोकुलेशन बी रिगार्डेड एज इफेक्टिव अगेंस्ट द डिसीज. और दूसरा मुझे ये टेबल दे दिया है, दैट इज़ द कंटिजेंसी टेबल इज़ गिवन टू मी. तभी सिंपल हमारे स्टेप्स से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट स्टेप विल बी नल हाइपोथेसिस H0. देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन इनोकुलेशन एंड डेथ. दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि इनोकुलेशन एंड इफेक्ट ऑन डिसीज आर इंडिपेंडेंट. फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, उसमें क्या लिखेंगे कि देयर इज़ रिलेशन बिटवीन इनोकुलेशन एंड डेथ. यहाँ मुझे क्वेश्चन में इट इज़ नॉट गिवन कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लेना है. सो आई टेक इट एज अल्फा इज इक्वल टू 0.05 एंड ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे? अजम्पशन. देन टेस्ट स्टेटिस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस स्टार्ट होगा. डिफरेंस विल बी इन द इक्वेशन जो हम लोग देख लेते हैं. टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करें तो हमें ऐसे टेबल प्रिपेयर करना है विच इज़ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लास्ट में आप जो देख रहे हैं दैट इज़ मोड में लिखना है F0 माइनस FE माइनस 0.5, फिर करना है होल ब्रैकेट उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE. दूसरी चीज़ जो याद रखनी होती है इट इज़ के येट्स करेक्शन हम लोग तभी यूज़ करते हैं व्हेन न्यू इज़ इक्वल टू 1. तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि नंबर ऑफ़ रोज़ मेरी कितनी है तो 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं तो 2 है, तो 2 - 1 इंटू 2 - 1 विच इज़ 1. इट मीन्स न्यू की वैल्यू 1 ही आने वाली है. तो येट्स करेक्शन वी कैन यूज़. एंड दूसरी चीज़ होती है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्मॉल है विच इज़ लेस देन 10. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मेरी टेबल में कितनी आ रही है? 5757. अभी वो मैंने फाइंड कैसे की? तो जैसे सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की बात करें विच इज़ 2 के लिए क्या होगा? उसकी रो का टोटल इंटू उसकी कॉलम का टोटल, जो कि हमारा है 12 इंटू 10, और n की वैल्यू मेरी कितने हो जाएगी? इट विल बी 24. तो 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 24. इससे मुझे सबसे पहली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी विच इज़ कमिंग एज 5. देन सेकेंड वैल्यू कौन सी लेनी होती है? तो 10 विल बी आर सेकेंड वैल्यू. 10 की रो का टोटल इंटू 10 की कॉलम का टोटल दैट इज़ 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाय n होगा मेरा 24. एंड सेकेंड थिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में मैंने आपको जैसे बोला है कि FE इज़ इक्वल टू AI इंटू BJ अपॉन n. वो जो फॉर्मूला है वो आपको लिखनी होगी. अभी 8 के लिए फाइंड करें तो 8 की रो का टोटल है 12, 8 की कॉलम का टोटल है 10, तो 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 24 विच इज़ 5. एंड 4 के लिए बात करें तो 4 की रो का टोटल विच इज़ 12, 4 की कॉलम का टोटल विच इज़ 14 डिवाइडेड बाय 24. अभी यहाँ पे एक बार कैल्सी में देख लेते हैं हम लोग फाइंड करके. वैल्यूज़ है मेरे पास, मैं आपको लास्ट कॉलम की वैल्यूज़ फाइंड करके दिखा रही हूँ.
खास ये ध्यान रखना है दैट 2 minus 5 is minus 3 but here f0 minus fe is written in mode. तो -3 को हम लोग क्या लेंगे, विल टेक इट एज 3 एंड 3 minus 0.5 दैट इज़ 2.5 होता है. 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 करना है आपको, जो कि कितना हो जाएगा, इट विल बी 1.25. देन सेम वे 10 minus 7, 10 minus 7 वो तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी. तो 3 minus 0.5 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7. 3 minus 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 ये किया तो 0.89 आंसर आ रहा है. वैसे ही उसके बाद वैल्यू है हमारी 8 and 5. तो 8 minus 5 विच इज़ 3, 3 minus 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 5 करना है, जो कि सेम आएगा 1.25. और उसके बाद 4 minus 7 minus 3 होगा, -3 मोड में लिखेंगे तो 3 हो जाएगा. 3 minus 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 7 विच विल ऑल्सो कम एज 0.89. अभी न्यू की बात करें तो न्यू इक्वल टू तो 1 ही होगा. येट्स करेक्शन हम तभी अप्लाई कर पाते हैं व्हेन न्यू इज़ इक्वल टू 1. एंड दूसरी चीज़ मैंने जैसे आपको बताई कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है हमारी वो 10 से कम होती है, देन वी कैन अप्लाई येट्स करेक्शन. तो क्योंकि यहाँ पे 5757 विच इज़ लेस देन 10, सो येट्स करेक्शन हमने अप्लाई किया. और दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया ही था कि आपको येट्स करेक्शन अप्लाई करना है. अभी यहाँ पे हम लिखेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन f0 माइनस एफ ई आएगा मोड में माइनस 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई, जिसमें चारों वैल्यूज़ विच इज़ 1.25 प्लस 0.89 प्लस 1.25 प्लस 0.89 इसका टोटल करेंगे तो इट इज़ कमिंग एज 4.28. देन न्यू इज़ इक्वल टू, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि r-1 इंटू c-1, जो कि कितना होगा हमारा, इट विल बी 1 बिकॉज नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हैं, 2. टोटल वाला आपको नहीं काउंट करना है. तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ आर 2. इनॉक्यूलेटेड नॉट इनॉक्यूलेटेड वो आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ है एंड डेड सर्वाइव्ड वो आपका नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिखा रहा है. तो 2 minus 1 इंटू 2 minus 1 ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 1. वी ऑलरेडी नो कि येट्स करेक्शन हम कब अप्लाई कर पाते हैं, व्हेन न्यू इज़ इक्वल टू 1 एंड योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर लेस देन 10. सो ये वैल्यू 1 आ गई. इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारी न्यू की वैल्यू 1 ही आई थी. सो उसके लिए हमने ऑलरेडी टेबल में से काई स्क्वायर की वैल्यू 0.05 के लिए फाइंड कर ली है, विच इज़ काई स्क्वायर 0.05 फॉर न्यू इक्वल टू 1 इट इज़ इक्वल टू 3.84. सो क्रिटिकल वैल्यू मेरी कितनी है, 3.84 एंड काई स्क्वायर जो है हमारा वो कितना आया है, इट इज़ 4.28. सो ऑब्वियसली 4.28 इज़ ग्रेटर दैन 3.84. डिसीजन में हम लोग क्या लिख लेंगे कि डिसीजन मेरा हो जाएगा काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन काई स्क्वायर 0.05. द नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. दैट इज़ जो नल हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट लिखा था वो अब हम नहीं लिख पाएंगे, उसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला लिखेंगे विच इज़ दैट इज़ देयर इज़ रिलेशन बिटवीन इनॉक्यूलेशन एंड डेथ. यही हमने लिखा था ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में. सो सेम हमने लिख लिया डिसीजन में. तो यहाँ हमने दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस देख लिए हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली कंटिजेंसी टेबल दे दिया होता है तो आपके लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. अगर नहीं दिया है तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे बनाना है आपको कंटिजेंसी टेबल, विच वी सॉ इन द फर्स्ट एग्जाम्पल. एंड सेकेंड एग्जाम्पल वी सॉ दैट वॉज रिलेटेड टू येट्स करेक्शन. With this, we end our small sample test, and I'll also share the links related to all the other tests of small sample in the description. Please don't forget to like the video and subscribe my channel. Thank you.